morning, the students for class 12th. How are you all? Okay. Today I am going to teach you all poem number 2nd. An elementary school classroom in a slum. ये पोएम स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज की गई है और इस पोएम के अंदर जो कवि अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा है वो इस प्रकार से एक प्राइमरी स्कूल होता है जो कि स्लम एरिया में होता है, मतलब मलिन बस्ती में होता है। तो वहाँ का एक क्लासरूम है, कक्षा का कक्ष है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है और किस प्रकार से इसको कवि ने अपने शब्दों के माध्यम से पर्सोनिफाइड किया गया है। तो सब लोग ध्यान से इस पोएम को मेरी जो मैं पढ़ूंगा तो उसको सब लोग ध्यान से सुनेंगे। लिखा है यहाँ पर, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, है ना। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, सुदूर क्षेत्र से आने वाली, है ना, सुदूर क्षेत्र से दूर से आने वाली वो धूल भरी लहरें जो इन बच्चों के चेहरे पर आकर टकराती हैं उनके चेहरे को धूमिल कर देती हैं। अर्थात मानो उनके चेहरे के ऊपर वो धूल जो है वो आकर पोत दी गई। फिर आगे लिखा मेरे बच्चों, लाइक रूटलेस वीड्स, और वो बच्चे उस धूल से, जो यहाँ पर कवि ने एक कल्पना की है कि जो एक धूल भरी जो लहरें आई और वो उन बच्चों से आकर उनके चेहरे पर टकराई, वो उनका चेहरा, उनका जो शरीर है वो किस प्रकार से दिखाई दिया। लिखा है यहाँ पर, लाइक रूटलेस वीड्स, मानो एक जड़हीन जंगली वृक्ष खड़ा हो, है ना। जैसे आपने कभी जंगल में देखा होगा कि जो एक पेड़ के ऊपर से सारे पत्ते पतझड़ हो जाती है और वो बंजर बैरन लाइक हो जाता है, जैसे मानो बंजर बन गया हो, है ना। उसका उसी प्रकार से कवि ने इन बच्चों के प्रति भी उसका वर्णन किया है कि ये बच्चे धूल भरी आंधियों से जब लथपथ हो जाते हैं, अर्थात धूल कण इनके चेहरे पर चढ़ जाते हैं, तो ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं मानो एक जड़हीन जंगली पेड़ खड़ा हो, जंगली पौधे खड़े हुए हों, ऐसा ये लगता है। फिर लिखा है आगे मेरे बच्चों, द हेयर टर्न राउंड देयर पैलेस, और बाल उनके जो बिखरे हुए हैं, टर्न का मतलब बिखरे हुए हैं इधर, और धूमिल हो गई है। पेलर का मतलब वो उनका कलर चेंज हो गया है ना। आपने कभी देखा होगा ये जो संत महात्मा लोग होते हैं कभी अपने सिर को धोते नहीं है, अपने बालों को धोते नहीं, इनका सिर जो है आपने देखा होगा कि उनके बाल बिल्कुल धूल भरे होते हैं, है ना, उसको गस्ती बोलते हैं। तो इसी प्रकार से इन बच्चों के जीवन का यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि ये गरीब बस्ती जो मलिन बस्ती होती है उस स्लम एरिया का जो ये वर्णन कवि ने लिखा है, स्टीफन स्पेंडर ने, वो बहुत ही एक अवर्णनीय है। फिर आगे लिखा है नीचे अगली लाइन में, द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, और एक लड़की जो खड़ी है, लंबी है, टॉल लंबी लड़की है, विद हर, और उसके बाल जो हैं अपने बालों के वजन से मानो उसका चेहरा झुका हुआ है। वेड डाउन हर हेड, उसका सिर मानो उसका बालों के वजन से जो धूल से परिपूर्ण बाल हैं उनमें वजन हो गया, अर्थात वो जो धूल से लथपथ बाल हैं, मानो वो लंबी सी एक लड़की अपने सर को उस धूल भरे बालों को झुकाए खड़ी है। फिर आगे लिखा मेरे बच्चों, द पेपर सीमिंग बॉयज, और दूसरे नंबर पर एक बच्चा है, ऐसा लगता है कि मानो एक पतली सी, है ना, बिल्कुल पतला सा, आर पार झलकने वाला, जैसे राइस पेपर होता है ना, उसके राइस पेपर को यदि हम ऐसे फेस पर लाएंगे तो उसके आर पार दिखाई देता है। तो एक पतला सा बच्चा खड़ा है, पेपर के समान, अर्थात राइस पेपर के समान है,
विद रेट्स आईज, और ऐसा लगता है जब मानो उसकी आंखें चूहे के समान उभरी हुई हैं। जैसे चूहे की आंखें देखी ना आपने, उस प्रकार से, अर्थात उसके चेहरे, उसके बॉडी में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसके चेहरे से केवल उसकी आंखें ही झलक रही थी। यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई गई है। और ये गरीब बस्ती की बात जो यहाँ पर लिखी, ये गरीब लोगों के अंदर इस प्रकार की भावनाएं बच्चों के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी देख रेख करने में लोगों का जो है एक अपना एक व्यवहार होता है, वो कुछ अलग ही होता है। फिर आगे लिखा मेरे बच्चों, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और वो जो लड़के के बारे में बताया गया है, पतला सा लड़का है और उसका जो अपना एक जो शरीर है, उसकी जो आंखें हैं वो उभरी हुई चूहे के आंखों के समान है। द स्टंटेड अनलकी फेयर्स, और ऐसा लगता है कि अपने आप में मानो एक वो सुखी अधिकारी खड़ा हो, मतलब जैसे एक अधिकारी खड़ा हो, मतलब यहाँ पर एक पर्सोनिफाइड किया गया, उपमा दी गई है इसको, है ना, मेटाफर किया गया है कवि ने इसको, उस लड़के को ऐसा बताया कि मानो वो एक अधिकारी के रूप में वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन आगे क्या है लिखा है, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, लेकिन उसकी जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल उड़ी हुई है, झुका हुआ है वो अपने आप में, अर्थात उसकी हड्डियों में इस प्रकार का घुमाव आया हुआ है। जैसे ये देखो ना, ऐसे अगर एक स्वस्थ व्यक्ति होगा तो वैसे रहेगा, लेकिन वो बच्चा ऐसे मानो झुका हुआ है, ट्विस्टेड बोन्स, उसके शरीर से वो झुका हुआ है। फिर आगे लिखा, रिसाइटिंग ए फादर्स नॉलेज डिसीज, और ऐसा लगता है कि मानो उसके पैतृक रीति से अपने पिता के बारे में वो वर्णन कर रहा है कि मानो उसके जीवन में उसकी पैतृक रीति से इस प्रकार की बीमारियां हों, और वो अपने पिता के बारे में मानो वर्णन कर रहा हो, अर्थात अपने जीवन के बारे में कुछ वो बोल रहा हो। फिर आगे लिखा, हिज लेसन, अपने उस अध्याय से, जो उसके जीवन का अध्याय है, उस अध्याय से वो मानो एक्सप्लेन करना चाहता है कि उसके पिता का जो पुराना जीवन है, अर्थात उसके पिता की जो बीमारियां हैं, मानो उसके साथ वो ग्रसित हो गया हो। इस प्रकार की यहाँ पर बातें बताई गई है। फ्रॉम हिज डेस्क, और अपनी जो उसकी एक जहां पर वो बच्चा बैठता है, जहां पर उसकी डेस्क है, स्टूल है, मेज है, मानो उस मेज के ऊपर बराबर में खड़ा हुआ हो, यहाँ पर ऐसे जैसे मेरे सामने ये टेबल है और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और मानो उस टेबल से खड़े होकर एक उत्तराधिकारी के समान वो वहां से उस बात को वर्णन कर रहा हो। अर्थात यहाँ पर कवि ने जो बात बताई वो इस प्रकार से है कि बच्चे की जो व्यथा है, जो दुख है, उसके जीवन में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कवि ने यहाँ पर उजागर किया है ना। नेक्स्ट लाइन में आगे लिखा, फिर एट बैक ऑफ द डिम क्लास, बिल्कुल पीछे से इस धूमिल, है ना, धूल भरी कक्षा के अंदर, धूल से परिपूर्ण इस क्लास के अंदर, इस कक्षा के अंदर सबसे पीछे वाले डेस्क के पर, मेज के ऊपर, टेबल के ऊपर बैठा, मानो वहां से वो बच्चा उस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हो। फिर आगे लिखा, वन अननोटेड, और एक तरह से मानो वो अनदेखा सा लग रहा है। क्या लग रहा है? मानो वो बच्चा इतनी दूर से खड़ा हुआ अपनी व्यथा को, अपने जो उसके जीवन की गाथा है उसको वर्णन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, और वो दूर खड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि मानो वो अनदेखा है, अननोटेड है, अर्थात उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। फिर आगे लिखा, स्वीट एंड यंग, उसकी उम्र से ऐसा लगता है वो बच्चा मानो अभी जवान होने वाला है, जवान है, और अच्छा, स्वीट का मतलब अच्छा है, और अपनी बॉडी से वो जवान लगता है, लेकिन उसका जो जीवन है वो एक पेपर के समान है, अर्थात दुबला पतला है ना, उसकी आंखें उभरी हुई हैं, ट्विस्टेड है, बोन ट्विस्टेड है, और मानो वो अपनी पैतृक रीति से अपने पिता के से संबंधित मानो उन बीमारियों का वर्णन कर रहा हो, एक उत्तराधिकारी के समान खड़ा होकर और अपनी डेस्क के ऊपर। फिर आगे लिखा है, और हिज आईज लाइव इन ए ड्रीम, लेकिन उसकी आंखों में एक स्वप्न है, उसकी आंखों में अपने जीवन के प्रति एक सपना है, और वो सपना उसका क्या है, और उसकी आंखें इस बात को वर्णन कर रही हैं। कैसे वर्णन कर रही? मानो लिखा है नीचे की लाइन में, यहाँ पर एक बहुत, इस लाइन के अंदर कवि ने बहुत अच्छा एक जो तुलनात्मक रीति से एक वर्णन किया गया है। बच्चे के आंखों को कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि मानो एक गिलहरी
पेड़ अपने घर के अंदर अटखेलियां कर रही हो। अर्थात कवि ने यहाँ पर बच्चे की आंखों से वर्णन किया गया है, बताया ओ पिस्क्वेल्स गेम इन ट्री रूम्स अदर देन दिस। मानो जैसे एक गिलहरी, सपोज एक गिलहरी एक पेड़ के ऊपर है, उसका वो घर है, और बच्चे की जो आंखें हैं अटखेलियां कर रही हैं। जिस प्रकार से गिलहरी पेड़ के ऊपर अपने आप में, आपने देखा होगा गिलहरी वो अटखेलियां करते हुए वो एक जगह स्थिर नहीं रहती ना, तो उसी प्रकार से उस बच्चे की आंखों में भी उस गिलहरी के समान जो अपने घर में खेल रही है, अटखेलियां कर रही है, मानो उस बच्चे के मन में भी इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त हैं। अर्थात उसके इस प्रकार के स्वप्न है कि वो अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। इस प्रकार से मेरे बच्चों ये हमारा जो पहला जो स्टेंजा था वो समाप्त होता है। तो आप सब लोग इस स्टेंजा को जैसे मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छी रीति से पढ़ेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। Yesterday I had taught to you the first stanza, the poem An Elementary School Classroom in a Slum. My dear students, today I am going to teach to you all this poem's second stanza, third stanza and fourth stanza. Okay, now we will start. Are you ready? Okay, God bless you all. Listen carefully. यहाँ पर लिखा है बेटा, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड, क्लाउड्स एट डॉन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज। इस जो पोयम है हमने पीछे पढ़ा, इसमें बच्चों कवि ने जो बच्चों जो स्लम एरिया के जो बच्चे थे उनके बारे में बताया। और दूसरे स्टेंजा में कवि किस प्रकार से वर्णन कर रहा, देखिए। ऑन शोर करीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हैड क्लाउड्स एट डॉन सिविलाइज्ड डॉन राइडिंग ऑल सिटीज। और ऐसा लगता है कि मानो जो एल्पाइंस पर्वत है उसके ऊपर जो अर्ली मॉर्निंग, डॉन का मतलब जो अर्ली मॉर्निंग, जिसको पौ फटने का दिन बोलते हैं, मॉर्निंग का समय जो होता है, मॉर्निंग से जो एक तो मॉर्निंग होती है, एक अर्ली मॉर्निंग होती है, ठीक है ना, तो उससे पहले का मानो एक समय है वो यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और लिखा है कि क्लाउड्स, आसमान में बादल हैं, आसमान में हल्के से बादल हैं अर्ली मॉर्निंग के समय। और ऐसा लगता है कि मानो वो ऑल सिटीज, और उसका जो धीरे 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 ऊपर का जो उनको अर्ली मॉर्निंग में उभर कर आ रहे हैं, वो उन जो हमारा शहर है, हमारे शहर की जो दीवारें हैं, हमारे शहर की जो मीनारें हैं, हमारे शहर की जो बिल्डिंग है, उनके ऊपर मानो धीरे धीरे वो ऊपर को चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो एक सबसे मेन बात बताई गई है, जो शोर करीम जो शब्द दिया गया बेटा, ये एक जो ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ी है उसके बारे में बताया गया है। एल्पाइन की पहाड़ी है उस ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र प्रांत में। तो यहाँ पर उसको जो पहाड़ी से संबंधित वर्णन किया गया। लेकिन ये जो क्लाउड्स डाउन अर्ली मॉर्निंग का जो आपको बताया गया कि ये धीरे 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 उस पहाड़ी के ऊपर भी, और मानो शहर की बिल्डिंग और डोम्स, जितने भी मीनार्स हैं, जितने भी गुंबद हैं, उनके ऊपर को चढ़कर आ रहा है, चढ़ रहा है। अर्थात यहाँ पर जो पीछे की जो हमने स्टेंजा में पढ़ा था कल बेटा, वो यहाँ पर लिखा था कि फार फार गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस, धूल भरी जो लहरें हैं, आंधी की जो लहरें हैं, उनसे जो धूल उठकर आ रही है, उन बच्चों के चेहरे को पोत रही है। उसी प्रकार से जो वर्णन किया गया यहाँ पर बिल्डिंग्स और जो मीनारे हैं और जो हमारी गुंबद हैं, उनके लिए जो क्लाउड्स उठकर अर्थात बादल अर्ली मॉर्निंग में आ रहे हैं, मानो उन बच्चों को इस बादल के समान, जैसे बिल्डिंग को ये बादल कवर्ड कर लेता है, और उसी रीति से धूल भरी आंधियां उन बच्चों के चेहरे को कवर्ड करती हैं, ठीक है ना बेटा, ढक लेती हैं। और फिर आगे के लाइन में लिखा है बेल्ड फ्लोरी, है ना, टायरोलिस वैली
ओपन हैंडेड मैप, किसी भी रीति से। यहाँ पर देखिए बच्चों कितना एक बहुत अच्छी बात लिखी गई है, कितना अच्छा बताया गया है इसमें। यहाँ पर लिखा है कि जो बच्चे यहाँ पर का जो वर्णन किया गया कवि ने, वो इस रीति से किया गया कि मानो बच्चे और जो संसार है, हमने देखा कि पूरा संसार एक ओपन विंडो के समान है ना, पूरा संसार एक ओपन विंडो के समान है। और बच्चों के लिए जो एक यहाँ पर वर्णन किया कवि ने, वो किस प्रकार से किया कि मानो एक क्यारी है, खेत है, उसमें फूल खिले हुए हैं, और उन क्यारियों में फूल खिले होने का मतलब क्या है कि यदि क्यारी के अंदर फूल खिले गए हैं और उन फूलों में जो आपको एक बच्चों के प्रति यहाँ पर जो उन्होंने एक्सप्लेन किया है, उस एक्सप्लेनेशन में ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, जैसे फूल की एक क्यारी है, उस क्यारी में जो फूल खिले हुए हैं अपनी मस्ती में वो मद मस्त रहते हैं, अर्थात ओपन एयर में रहते हैं। उसी रीति से यहाँ पर जो बच्चों के प्रति वर्णन किया गया, लिखा यहाँ पर ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड्स इट्स वर्ल्ड, और उनके लिए खुला खिड़कियां, खुला दरबार, खुला संसार, और अपनी जो उनकी एक जीवन लीला है उसमें वो अपनी रीति से अपने आप में मानो एक किसी प्रकार का उपहार को वो प्राप्त कर रहे हो अपने खुद के संसार में। फिर अगली लाइन में लिखा एंड यट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज, और आज भी अभी भी इन बच्चों के लिए ये खिड़कियां, इस स्कूल के दीवार की जो खिड़कियां हैं वो खिड़कियां बनकर रह गई हैं। और आगे लिखा मेरे बच्चों, क्या लिखा कि दीज विंडोज नोट दिस मैप, और ये खिड़कियां हैं केवल उनके लिए, मात्र मानचित्र नहीं है, अर्थात इस जो कमरा है इसकी दीवारें ही उनके लिए इनका संसार नहीं है, बट इनको ओपन विंडो, इनको खोलकर खुली खिड़की के समान इनको संसारिक बातों के लिए भी ओपन करना चाहिए। वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, और इस चार दीवारी के अंदर देखिए यहाँ पर कितनी बढ़िया बात लिखी, वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद ए फॉग, और उनका जीवन इस चार दीवारी के अंदर ऐसा हो गया मानो उनके जीवन को जैसे सुबह के समय धुंध उठकर आती है और पूरे वातावरण को ढक लेती है, अर्थात पूरे वातावरण को वो मतलब अपने आप में कवर करके बैठ जाती है। जिस प्रकार से जो धूल भरी आंधियां उन बच्चों के जीवन में आई और उनके जीवन को ढक लिया, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि जो धुंध आती है, जो फॉग आती है, जो कोहरा आता है, उनके पूरे जीवन को ढक लेती है। तो यहाँ पर फिर अगली लाइन में लिखा मेरे बच्चों, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, और उनका जो एक जीवन है, एक नैरो का मतलब छोटी, स्ट्रीट का मतलब गली, एक छोटी गली जो बंद होती है, गलियारा जो बंद होता है, उस आकाश के नीचे मानो उनके लिए बंद कर दिया गया हो। लिखा है ऑल ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, और उस गली को मानो एक इतना बड़ा आकाशीय ढक्कन उनके जीवन के सामने लगा दिया गया हो, और एक छोटी गली है माना उस गली को दोनों तरफ से उनके लिए बंद कर दिया गया हो। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया है। फिर आगे लिखा है फार फार फ्रॉम रिवर्स कैप्स एंड स्टार ऑफ द वर्ल्ड, दूर क्षेत्र में नदियां हैं, सितारे हैं, है ना, और एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड्स, उनके लिए शब्द हैं इस संसार में, आकाश में ऊपर उनके जीवन में सितारे, दूर नदियां बह रही हैं, उन नदियों और सितारों से, उस चलते संसार से उनका कोई भी किसी रीति से, अर्थात यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का रिलेशन उनको नहीं दिखाया गया, क्योंकि ए नैरो स्ट्रीट शील्ड, ऊपर की लाइन में जो लिखा ए नैरो स्ट्रीट शील्ड, उनका जो जीवन है वो संसार जो आकाश का इतना बड़ा है छत्र छाया बनी, उस ढक्कन से उनको बंद कर दिया गया है। फिर आगे लिखा मेरे बच्चों, जो नदियां हैं और जो उनका जो जीवन है उस बहती धारा के समान। देखिए जब नदी में पानी बहता है ना, और उस पानी में अपने आप में एक आज़ादी होती है,
अपनी मर्जी से वो चलता है, अपनी मर्जी से वो सब कुछ होता है। फूल जो क्यारी में खिले हुए हैं उनके ऊपर अपनी मर्जी से वो खुशी से लहराते हैं, हवा चलती है। लेकिन एक धूल भरी जब आंधी आती है उनके जीवन को ढक लेती है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा जो है स्टेंजा मेरे बच्चों समाप्त होता है। तो आप इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको जो तीसरा स्टेंजा उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। यहाँ पर जो इसके तीसरे स्टेंजा में, इससे ऊपर के स्टेंजा में भी यहाँ पर जो शेक्सपियर एक नाम जो व्यक्ति है, बहुत ही ड्रामेटिक व्यक्ति हुए और वो अच्छे नाटककार थे, कवि थे, बहुत अच्छे। और उनका एक शेक्सपियर का जो आप जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो उनका अथेलो नाम का एक जो ड्रामा है वो बहुत अच्छा है, उसको आप जब पढ़ेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पर लिखा है ऊपर नीचे की लाइन में, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। सच है, मानो कि शेक्सपियर दुष्ट है। मैं मानता हूं इस चीज को कि शेक्सपियर जो है वो दुष्ट है, ठीक है ना। ऊपर की लाइन में भी लिखा था शेक्सपियर्स हेड। यहाँ पर जो इसको दोनों लाइन को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था डोम्स, गुम्बद, मीनार्स और वो जो ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में एक जो पहाड़ी बनी हुई है उसके बारे में जो बताया था, ऊपर चढ़ते हुए बादलों का और प्रकाश, वो जो बादलों का जो मैंने एक प्रभाव दिखाया था वो सारा। तो यहाँ पर उन सब बातों को यहाँ पर उसे शेक्सपियर का जो सीन था उसको भी पर्सोनिफाइड किया गया, उपमा दी गई थी। लेकिन दूसरी लाइन में क्या, तीसरे स्टेज में क्या बताया गया, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। निश्चित रूप से शेक्सपियर दुष्ट है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल। और जो इसका एक जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है, वो जो नक्शा, जो मैप, मानचित्र जो बना हुआ है वो एक बहुत बुरा उदाहरण है ना। विद शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और ऐसा लगता है कि मानो देखिए शिप्स का मतलब आप समझे, पानी के अंदर चलने वाला जहाज, एंड द सन और सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, एंड द लव और प्यार, एंड टेम्पटिंग देम टू स्टील। मानो ऐसा लगता है कि जल में चलते हुए जहाज और सूर्य के पड़ता हुआ जो प्रकाश होता है और उनका प्यार होता है, उसको कोई चुराने की कोशिश कर सकता है क्या? पानी में जब जहाज चलता है, सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, उनका जो प्रेम है, क्या उस प्रेम के अनुसार किसी को आप चुराने की कोशिश कर सकते हैं? यहां पर जो कवि का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो इस प्रकार से दिया कि जो उन बच्चों के जीवन के अंदर का जो प्रेम है, जो स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जो लाइफ है, उस जीवन, उनका जो आपस का प्रेम है ना, इस संसार के इस धूप के नीचे उनकी एक बहती हुई जो उनके एक जो सागर में जहाज चलता है, मानो उनका जीवन उस नदी में, उस सागर में बह रहा हो। और फिर आगे लिखा मेरे बच्चों कि कोई भी उसको चुराने की कोशिश नहीं कर सकता। टेम्पटिंग, प्रयास है ना, यदि आप किसी प्रकार का कोई प्रयास करेंगे सिर्फ मतलब चुराने का, दैट इज इम्पॉसिबल, है ना। फिर आगे लिखा फॉर लाइव्स दैट स्लाइटली टर्न। ये तो उनके लिए बड़ी ही एक मूर्खता की बात होगी, है ना। क्या होगी मूर्खता की बात? उनके जीवन के लिए, उनके रहन सहन के लिए बड़ी मूर्खता की बात हो। टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, है ना, टर्न इन देयर क्रैम्प्ड सोल। देखिए जब आपने देखा कि क्रैम्प्ड सोल, और जब ये क्या बोलते हैं इसको, चूहा होता ना, जब आप उसको किसी प्रकार से परेशान करोगे तो क्या काम करेगा, चुपचाप धीरे से क्रैम्प करता हुआ अपने बिल में घुस जाएगा, है ना। तो वो जो स्लम एरिया के बच्चों के बारे में यहाँ पर कवि ने एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उनका जीवन भी इसी प्रकार से। यदि आप किसी को छेड़ोगे या किसी की हंसी उड़ाओगे गरीब बच्चे की, तो अपनी उसके लिए आप उसके प्रति वो अपने जीवन में आपको एक मूर्खता की बात समझेगा। और जब क्या करेगा वो धीरे धीरे अपनी बातों को सहमता हुआ, मतलब निराशा से बिल के अंदर जैसे चूहा घुस जाता है, वैसे वो बच्चा हो जाएगा, अर्थात मुरझा जाएगा अपने आप में। फिर आगे लिखा है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। और सुबह का जो प्रकाश होता है, सुबह जो धुंध से लेकर और रात्रि तक, सुबह का जो धुंध भरा प्रकाश होता है और अंत रात्रि तक क्या होता है, इस प्रकार का उनका जीवन धूमिल रीति से रहता है। अर्थात वो अपने आप में, जैसे मैंने आपको बताया
कि एक शर्मिलापन जो है, एक हमारी उनके प्रति एक जो उसको हम किसी प्रकार से यदि उनको टीज करेंगे या उनके ऊपर कोई अपने कमेंट्स मारेंगे तो हमारे लिए एक मूर्खता होगी। लेकिन यहाँ पर लिखा कि ये सुबह से लेकर शाम तक, सुबह के प्रकाश से जो धुंध भरा प्रकाश होता है उससे लेकर और रात्रि तक उनके जीवन की ये दिनचर्या होती है। ऑन देयर स्लैग हीप्स, और उनका जो एक जीवन है वो ऐसे मानो एक ढेर लगा हुआ है। और वो ढेर किस प्रकार का है? These children wear skins peeped through, और उनके बच्चों का जो जीवन होता है उन्होंने मानो एक कोई कपड़ा जैसे हम पहन लेते हैं ना, या उनका जो शरीर है, उनका जो शरीर है उसमें से आर पार उनकी बोन्स जो है वो झलकती हैं। और कैसे झलकती हैं? ऐसे झलकती हैं एंड स्पेक्टर्स ऑफ स्टील्स विद मेंडेड ग्लास, और मानो एक जो हमने लोहे का चश्मा है उसको हमने बनवाया और उसमें हमने शीशे लगाए, और शीशे लगाने के बाद ऐसा लगता कि लाइक बोतल बीट्स ऑन स्टोन्स, और ऐसा लगता कि मानो एक बोतल जो है वो पत्थर है, एक उस पत्थर के ऊपर हमने एक बोतल को रख दिया और उसमें चमक लग रही है। उन बच्चों का जीवन इस प्रकार का है। उनके जो बॉडी है उनसे उनकी हड्डियां झलकती हैं, और उनकी जो ऊपर जो उनके जो उन्होंने सपोज करो कि उनको यदि कपड़ा भी पहना होगा तो वो जीर्ण होता है, फटा होता है। उनका जीवन इस प्रकार का है। और फिर लिखा है मेरे बच्चों नीचे, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर foggy slums, a slot their maps with slums as big as dome, all of their times, उनका पूरा का पूरा जीवन इस प्रकार से स्पेस एंड स्पेस खुला है, आर foggy limbs, और बिल्कुल धुंध भरा है, अंधियारा जीवन है। और उस अंधियारे जीवन में कवि ने आखिरी लाइन में नीचे की स्टेंजा क्या लिखा, कितनी अच्छी बात लिखी, so blot their maps with slums as big as domes, अतः इन मानचित्रों पर मृत्यु जैसी गंदी जो बस्ती है उसको चिपका, है ना, मृत्यु जैसी दिखाना कि so blot their maps with slums as big as doom, और उसको इस प्रकार से पेस्ट कर दिया गया। कवि का जो यहाँ पर जो शेक्सपियर को जो उन्होंने विक्ट बताया, दुष्ट बताया, क्यों बताया? लिखा कि मानो कवि ने उस गंदी बस्ती के मानचित्रों को उन बच्चों के माध्यम से दीवार पर पेस्ट कर दिया गया। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों के प्रति एक कवि ने दुख को जताया है। और इस कवि को जो शेक्सपियर कवि है, इस कवि को जो स्टेफन स्पेंडर उसने इन लाइनों में उसको दुष्ट क्यों बताया? क्योंकि ये सारा कार्य जो मैप बनाया गया था वो विलियम शेक्सपियर के माध्यम से ही बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये हमारा तीसरा स्टेंजा समाप्त होता है। तो नेक्स्ट स्टेंजा और जो हमारा लास्ट स्टेंजा है बेटा वो इस प्रकार से है, लिखा है यहाँ पर, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज। देखिए यहाँ पर जितने, अनलेस का मतलब जब तक, गवर्नर जो गवर्नर होता हमारा, और इंस्पेक्टर जो, और विजिटर, जब तक कि हमारे पास में अर्थात उस स्लम एरिया के स्कूल की बस्ती में कोई गवर्नर, कोई इंस्पेक्टर, कोई आगंतुक जब तक नहीं आता, क्या, तब तक इन बच्चों के लिए दिस मैप बिकम्स, ये जो मानचित्र बना हुआ है इन बच्चों के लिए, इनके जीवन के लिए एक खिड़की बनी हुई है। अर्थात ये खिड़की है उनके जीवन के लिए, ये विंडो बनी है उनके जीवन के लिए, अर्थात ये उनके जीवन के लिए मानचित्र तो बस मानचित्र ही बनकर रह गया। ठीक है ना बेटा? तो इस प्रकार से जो यहाँ पर देखिए, फिर आगे की लाइन में लिखा, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। ओहो, इस लाइन को कितना अच्छी रीति से यदि ये लाइन पेपर में भी आ जाती है, लिखा है यहाँ पर, दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपने कभी कैटाकॉम्स का मतलब क्या होता है कि जो एक आपने कभी ये देखा होगा कि जो
क्रिश्चियन लोग जो है वो बनाते हैं, कब्र खोदते हैं, मुर्दे को जब दफनाते हैं तो कब्र खोदते हैं। तो ऐसा लगता कि दैट सट अपॉन देयर लाइव्स, ऐसा लगता है कि मानो इन बच्चों का जीवन इस चार दीवारी के अंदर उस कब्र के समान बना दिया गया है, जो मुर्दे गाड़ने की जो जगह होती है और उसमें दीवारें खड़ी होती हैं और उन दीवारों के ऊपर कुछ लिखा होता है। ये नक्शा उन बच्चों के जीवन के लिए ऐसा प्रतीत होता है। और हम इंतजार कर रहे हैं गवर्नर, इंस्पेक्टर और कुछ आगंतुक आए, तब तक इन बच्चों के जीवन के लिए ये कमरा है उस कब्र के समान बना हुआ है, कैटाकॉम्ब के समान बना हुआ है। फिर नीचे लिखा है मेरे बच्चों, ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, खोल दो, तोड़ दो उनके बंधनों को, हटा दो उनकी सामने की दीवारों को। कब तक? जब तक वो शहरों में ना दौड़ते हुए भागते हुए जा सके। ब्रेक ओ ब्रेक अपॉन टिल, जब तक वो शहरों की उन खुली गलियों में ना जा सके। तोड़ दो इन बंधनों को, हटा दो इन खिड़कियों को, हटा दो इन दरवाजों को, हटा दो उनके ऊपर का जो आपने उनको बंधन में बांधा हुआ है। अर्थात बच्चों को आजादी से छोड़ दीजिए, उनके जीवन को आजाद कर दीजिए, ताकि वो इस शहर की गलियों में, इस शहर के गलियारों में खुली रीति से घूम सके। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों के जीवन में एक हरियाली का जो जीवन, अर्थात ग्रीन का मतलब यहाँ पर खुशी से परिपूर्ण जीवन है, उसको उनको दिखाइए, वो जीवन उनको दीजिए। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को भी इतना आप नीला बनाइए, इतना सुरीला बनाइए, ताकि रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, ताकि वो उस सुनहरे रेत के ऊपर, जैसे मानो वहां पर सोना बिखरा हुआ है। और जब वो रेत होता है, आपने जो नदियों के अंदर जो बड़े बड़े महासागर होते हैं, उनके अंदर जो रेत होता है, जब उसको बाहर निकाला जाता है तो वो चमकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कभी नहीं कल्पना कितनी अच्छी लिखी है। देखिए, कभी अपनी कल्पनाओं से कभी अलग नहीं होता है, वो इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा बोलता है। यहाँ पर लिखा है जो बालू और रेत होता है, उस बालू रेत के ऊपर मानो बच्चे दौड़ते ऐसे लगेंगे सोने के ऊपर दौड़ रहे हैं। मानो उस रेत के ऊपर बच्चे जब दौड़ रहे हैं तो सोने के समान लग रहे हैं, जैसे सोने के ऊपर वो दौड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की खुशियां उनको दीजिए, इस प्रकार से उनको आप जो है उनके जीवन को आप नीला पीला हरा खुशी से परिपूर्ण कीजिए। फिर आगे की जो लाइन में लिखा, कितना अच्छा लिखा मेरे बच्चों, देखिए, एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी अपनी एक भाषा को रहने दीजिए, उनकी एक अपनी जो उनका एक जीवन है, वो जो उनका नंगेपन का जो जीवन है, उस जीवन को उनकी अपनी एक भाषा में उनको रहने दीजिए। उनके संसार को अंत तक बनते, जो उनका संसार बनने जा रहा है, अंत तक वो बनता हुआ हमें दिखे। फिर आगे के लाइन में कितनी अच्छी बात लिखी, देखो, रन नेक्ड इनटू बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनकी जो जीवन है साफ सुथरा लिखा है, जिसमें सुनहरी रेत के ऊपर बच्चे नीले आकाश के नीचे दौड़ रहे हैं। मेरे बच्चों, लिखा है यहाँ पर कि उनका जो एक नंगी जवानों की दौड़ने वाली जिस प्रकार से जो किताबें होती हैं, उनके ऊपर सफेद और हरे पन्ने खुले रहते हैं, उसी प्रकार से इन बच्चों के जीवन को भी खुला रहने दीजिए। फिर लिखा है नीचे, लास्ट की लाइन कितनी अच्छी लिखी है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इन द सन, इतिहास उनका होता है, इतिहास उनका होता है जिनकी अपनी भाषा होती है, इतिहास उनका होता है जिनकी अपनी भाषा होती है। आखिरी लाइन में कितना अच्छा लिखा कि भागने दो उन बच्चों को नंगे नौजवानों की तरह, जिस प्रकार से खुले किताब के पन्ने होते हैं सफेद रंग के, और अपना उनका एक वर्चस्व होता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूं आपके सामने, इस किताब के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका अपना एक वर्चस्व है, उसी वर्चस्व के अनुसार उन बच्चों के जीवन को भी ओपन कर दीजिए। क्योंकि लिखा है आखिरी लाइन में, हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज इन द सन, इतिहास उनका होता है जिनकी अपनी भाषा
इस धूप के, इस संसार के, इस नीले आकाश के नीचे होती है। दैट्स ऑल। इस प्रकार से ये पोएम हमने पढ़ी। और ध्यान से सब लोग जो है इसको पढ़ना।